हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो हम जो है ना यूट्यूब के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट वीज़ाज़ के बारे में। ये एम्बेसी ऑफ वीज़ा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीट प्रोसेस मिलेगा, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी कि आप किसी भी कंट्री के अंदर विजिट वीज़ा, स्टडी वीज़ा या फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरह से खुद से अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट गाइडेंस इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एम्बेसी फीसेस कितनी होती हैं, अगर आप स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टडी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी फीसेस हैं, आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, सारा कुछ जो है ना हम इसी चैनल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। आप खुद से अप्लाई करेंगे, आपको किसी एजेंट कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को फॉलो करके देखकर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको इतनी अमाउंट जिस तरह से कंसल्टेंट, एजेंट वगैरह डन बेस पे या फिर एक बड़ी बड़ी अमाउंट लेकर आपसे जो है ना वो चार्ज करते हैं, आपको वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इन वीडियोस को फॉलो करना है, जिस तरह से आपको यहाँ पे प्रोसेस मिलता है आपने उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कनाडा से स्टार्ट करेंगे कि कनाडा के अंदर आपने विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम विजिट वीज़ा से स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ बिजनेस वीज़ा जो है ना वो सेम विजिट वीज़ा ही है। आपने इसको फॉलो करना है और देखकर अगर आप कनाडा के बारे में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कनाडा जो है ना एक टूरिज़्म के लिहाज से बहुत अच्छी कंट्री है और इसके साथ डिप्लॉयमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी कंट्री है, लेबर्स के लिहाज से बहुत अच्छी कंट्री है। लोग काम के लिए बहुत ज़्यादा कनाडा को प्रेफर करते हैं क्योंकि कनाडा जो है ना इस टाइम डेवलपिंग कंट्री है और बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो ग्रो कर रही है। बहुत सारे लोग जो है वो कनाडा को प्रेफर करते हैं। कनाडा के साथ यूएसए, फिर जो है ना यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर हमारा ड्रीम होता है, हमारा ख्वाब होता है कि हम इनके अंदर अप्लाई करें और हमारा जो वीज़ा है वो लग जाए। तो कनाडा के अंदर आप विजिट वीज़ा के बारे में कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी। सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट कनाडा को स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, एम्बेसी फीस किस तरह से पे करनी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे अपलोड होते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुक होती है, सब कुछ जो है ना आपको यहाँ पे मिलेगी। ट्रैवल हिस्ट्री कनाडा के अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो आपकी अगर अच्छी नहीं है तो फिर आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना ऐसे समझ लें कि एक अच्छी चीज़ है अगर आप कनाडा के बारे में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सारा का सारा जो है ना आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कनाडा जो है ना आपको वीज़ा प्रोवाइड करता है टिल पासपोर्ट एक्सपायरी तक। मतलब आपका पासपोर्ट अगर 10 साल का बना हुआ है और 10 साल की एक्सपायरी डेट पड़ी है उसकी तो आपको 10 साल का वीज़ा मिलता है। अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट 7 साल की पड़ी है तो आपको 7 साल का वीज़ा मिलता है। अगर आपका पासपोर्ट 2 साल के लिए वैलिड है तो आपको 2 साल का ही वीज़ा मिलता है। आज 7 अप्रैल 2026 है और आज के दिन अभी हमारी अप्रूवल आई है। ये मैं आपको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। इसी टाइम वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले तकरीबन कोई 15 मिनट पहले मुझे क्लाइंट का मैसेज आया और उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको जो है ना उसको आप चेक कर सकते हैं। तो कनाडा टीआरवी स्टेटस होता है इसका, टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा, विजिट वीज़ा की अगर बात करें तो। इसके साथ ये जो है ना इसकी जो कैटेगरी होती है वो V1 कैटेगरी होती है और आपको जो वीज़ा मिलता है वो पासपोर्ट एक्सपायरी तक ही मिलता है। आप 10 साल के लिए वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, 6 मंथ तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 10 साल का आपको वीज़ा होता है तो 1 एंट्री के ऊपर, मतलब एक दफ़ा आप कनाडा जाते हैं तो आप 6 मंथ तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज हैं, आप आ जा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ अगर हम इसकी एम्बेसी फीस की बात करें तो इसकी टोटल जो फीस है वो 185 कनेडियन डॉलर है। 100 फीस जो है वो फीस है इसकी वीज़ा फीस है और 85 जो है ना वो इसकी बायोमेट्रिक फीस है। इसके जो बायोमेट्रिक हैं वो 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। मतलब ये है कि 10 साल के अंदर आपको एक ही दफ़ा बायोमेट्रिक करवाने पड़ते हैं। इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज होता है तो आपको अगेन जो है ना वो बायोमेट्रिक नहीं करवाने पड़ते। आपको जस्ट 100 जो है ना वो कनेडियन डॉलर फीस जो वीज़ा फीस है वो पे करनी पड़ती है। आपने स्टडी के ऊपर अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिफ्यूज हो गया, फिर आप अगेन विजिट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बायोमेट्रिक करवाने की ज़रूरत नहीं होती। आपके वही
$100 जो डॉलर है इसकी एम्बेसी फीस है वही जस्ट पे होगी, बायोमेट्रिक फीस पे नहीं होगी। ओके, अभी हम इसके जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपका जो है एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको नादरा से मिलता है। अगर आप मैरिड है तो आपका एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ आपके जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, लास्ट एजुकेशन आपने कौन सी कंप्लीट की है वो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके साथ आपका एक फ़ोटो साथ अटैच होता है। और अगर आप जॉब पर्सन है या बिजनेसमैन है तो सबसे पहले जॉब पर्सन के बारे में, जॉब पर्सन आप जॉब करते हैं किसी कंपनी के अंदर, आपको एनओसी चाहिए होता है, ठीक है। इसके साथ आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर जो कि ये वेरीफाई करता है कि आप इस कंपनी के अंदर जॉब करते हैं। इसके साथ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट जो है ना वो 2 मंथ की, 3 मंथ की या फिर 1 ईयर की, उनको ये लगता है कि हमारा जो अगर हम स्टेटमेंट 1 साल की प्रोवाइड करेंगे तो हमारा वीज़ा लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है आपने उसको फुल करना है। अगर आप एम्बेसी मांग रही है कि 6 मंथ की अटैच करनी है तो आप 6 मंथ की अटैच करें, ना तो उससे कम ना तो उससे ज़्यादा। इसके साथ 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप्स वो भी आपने कंपनी से लेनी है और वो आपने साथ अटैच करनी है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो 3 मंथ की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो अटैच नहीं करते। कंसल्टेंट कभी भी आपके केस को सीरियस नहीं लेते जितना आप खुद लेते हैं। तो आपको उनको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट वीडियोस को फॉलो करना है और आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आपकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है किसी अच्छे कंट्रीज़ की, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएसए, तो आप कनाडा के अंदर इजीली वीज़ा ले सकते हैं। कनाडा जो है ना वो ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है। अगर आपके किसी अच्छी कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है विजिट के ऊपर तो फिर आपको कनाडा इजीली वीज़ा दे देता है। अब इसमें अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आप कनाडा के अंदर कैन प्लस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कैन प्लस का मोस्टली लोगों को नहीं पता होता क्या चीज़ है, अप्लाई कैसे करना है। उनको ये लगता है कि जिस तरह से सिंपल विजिट वीज़ा के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वैसे ही कैन प्लस के ऊपर भी वैसे ही अप्लाई होता है, बट ऐसा नहीं होता। इसके बारे में भी हम कंप्लीट नेक्स्ट जो है ना वो स्टडी करेंगे। ओके, ये आपके जॉब के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका एनटीएन, आपकी टैक्स रिटर्न, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लाजमी हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं और आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को लाजमी अटैच करें। अगर आपको ये लगता है कि ये इतने कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आप वीज़ा नहीं ले सकते। ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं। इस वीडियो के एंड पे एक चीज़ जो है ना वो मैं आपको मेंशन करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कनाडा के अंदर अप्लाई करते हैं तो। अच्छा, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर टाइज को स्ट्रांग बनवाना है, आपकी फैमिली टाइज हैं, आपकी जो वैसे बिजनेस टाइज हैं, तो फिर आपने एंटी टैक्स ने बिजनेस टाइज को स्ट्रांग करने के लिए लाजमी अटैच करें। फैमिली टाइज के अंदर आपकी फैमिली जो पीछे आपके रह जाएगी, आपने एविडेंस देना एम्बेसी को कि हम इनकी वजह से वापस आएंगे, तो फिर वो आपने लाजमी अटैच करनी है। इसके ऊपर आपकी एफआरसी है। अगर आपके बच्चों की एज कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 1 साल, मिनिमम 10 साल, 8 साल, तो आप कभी भी फैमिली के साथ अप्लाई ना करें। मैं कभी भी आपको प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इस एज वाले इस तरह के बंदों को कनाडा जो है ना वो कभी भी फैमिली के ऊपर वीज़ा नहीं देता। आपने सिंगल अप्लाई करना है। अगर आपके किड्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा कम है तो आपने सिंगल अप्लाई करना है, कभी भी फैमिली के साथ अप्लाई नहीं करना। ओके, इसके साथ अगर आप प्रॉपर्टी है आपके नाम के ऊपर, आपके अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो आपने उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। उसकी आपने वैल्यूएशन करवानी है, वैल्यूएशन करवा के अपलोड करनी है, साथ अटैच करनी है और साथ में आपने मेंशन भी करनी है वीज़ा रिक्वेस्ट के अंदर और कंप्लीट गाइडेंस के साथ आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो। ये आपके एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट होता है वीज़ा लेने के लिए। बहुत सारे लोग वैसे जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम पे अगर होती है तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके बस दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। अब एजेंट कंसल्टेंट भी आपको गाइड नहीं करते कि भाई इसकी वैल्यूएशन जो है ना वो लाजमी है। वैल्यूएशन के बगैर वो समझ लें एक कागज़ है उनके लिए, एम्बेसी के लिए, वो कभी भी उसको चेक नहीं करते जब तक आपकी वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ना हो तो।
ओके, अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी टाइज को स्ट्रांग करने के लिए। अब स्टेटमेंट के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करते हैं कि स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और किस किस तरह से आपने इसको स्ट्रांग करना है स्टेटमेंट को। अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं कनाडा के बारे में पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि जो कनाडा है ना, वो कनाडा नहीं सब कंट्रीज अगर आप विजिट के ऊपर जाना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सेविंग के ऊपर आपको वीज़ा देते हैं। आपके पास सेविंग कितनी है, कितनी आपके पास बजट है कि आपका जो वीज़ा है वो फिलफुल हो सके। मतलब आप जहाँ वहाँ पे जाएंगे तो आपकी एयर टिकट, आपकी होटल बुकिंग, आपका जो है घूमने फिरने का जो खर्चा है, क्या वो स्टेटमेंट से पूरा हो रहा है, तो फिर ही वो आपको वीज़ा देते हैं। आपके पास अगर उतने पैसे हैं, आने जाने की टिकट, होटल बुकिंग और बाकी सारी चीज़ें, तो फिर जो है ना वो स्टेटमेंट तो आपकी स्ट्रांग है। अब इसके ऊपर आपने अगर होटल बुकिंग करनी है तो ये स्टेटमेंट को देख कर करनी है। आपकी स्टेटमेंट के अंदर 12-15 लाख पड़ा हुआ है तो आपने होटल बुकिंग उसी हिसाब से करनी है। आपने अपना जो प्लान है वो थोड़ा सा कम कर लेना है, 5-6 दिन का शो करवाना है। वैसे तो आपको 6 मंथ की मल्टीपल एंट्रीज मिलती हैं और पासपोर्ट, आपका जो वीज़ा है वो टिल पासपोर्ट एक्सपायरी तक मिलता है। बट अपने एम्बेसी को जो शो करवाना है वो आपने शो करवाना है कि 5 से 7-10 दिन के अंदर जो आप जो है ना वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर आप जो होटल बुकिंग है वो आपने देख लेना है, कोई 1.5-2 लाख वाली आपको होटल बुकिंग मिल जाए जो 5 दिन के लिए आपके लिए मेरे ख्याल में इनफ होती है। और जो एयर टिकट है वो भी आपने इकोनॉमी की चीप जो है ना वो आपने देख लेनी है, जो आपकी एयर टिकट आपको मिल जाए 2 लाख तक आने जाने की रिटर्न टिकट, तो फिर जो है ना आप उसको 2-2.5-3 लाख तक आपको मिल जाए। बाकी 5-4-5 लाख जो है ना वो बंदे के वहाँ पे लग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, ये वो आपने इसी तरह से शो करवाने हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि एजेंट जो है ना वो क्या करते हैं, कंसल्टेंट, उनको नहीं पता होता इस चीज़ का, तो वो क्या करते हैं कि आपकी जो होटल बुकिंग है वो कर लेते हैं कोई 6-7 लाख वाली, और आपकी जो एयर टिकट है वो 5-6 लाख वाली कर देते हैं। अब उनको नहीं पता, वो बात मिल रही होती है, वो ले लेते हैं। आपकी स्टेटमेंट में 10 लाख पड़ा हुआ है तो किस तरह से आपको एम्बेसी वीज़ा देगी। ये टोटल बन रहे हैं आपके कोई 12 से 15 लाख और आपकी स्टेटमेंट में 10 लाख पड़ा हुआ है, तो किस तरह से एम्बेसी आपको वीज़ा देगी। ये सोचने वाली बात है। तो इस तरह से आपने कभी भी नहीं करना। आपने अगर स्टेटमेंट को स्ट्रांग बनाना है, पहली चीज़ तो आपने 6 मंथ अपनी स्टेटमेंट को अच्छा खासा उसके अंदर सेविंग रखनी है। आपने, आपकी सैलरी आती है आपका, या फिर बिजनेस से आती है, या फिर आपके पास कुछ और पर्पज़ ऑफ जो है ना वो आपके पास मनी किसी और तरह की है, कहीं से आपको पैसे वगैरह आ रहे हैं, तो आपने उसको स्टेटमेंट के अंदर अपनी शो करवाने हैं। और हर मंथ कम से कम आपने 2.5 से 3 लाख जो है ना अपने स्टेटमेंट के अंदर रखवाना है, एंड पे आपके पास बच जाए। बट अगर आप 5 लाख की करते हैं डेबिट क्रेडिट्स, आप 6 लाख की करते हैं, बट एंड पे जाके कम से कम आपके पास 3 लाख बच जाए। आपने उनको पैसों को निकलवाना भी है, साथ साथ रखवाना भी है, निकलवाना भी है। थोड़ा रखवा लें, थोड़ा ज़्यादा करके रखवा लें, जब निकलवाएं तो थोड़े थोड़े करके आप निकलवा लें। तो स्टेटमेंट को जो है ना आपने अच्छा खासा उसका ब्रेक डाउन करना है। अब इस तरह से आप करते जाएंगे तो 6 मंथ के बाद आपके पास 15, 16, 17 लाख जो है ना वो बन जाएंगे सिंगल अप्लाई करने के लिए। तो आपने वो शो करवाने हैं। इससे आपकी जो फाइल है वो स्ट्रांग होगी और आपका वीज़ा जो है ना वो इजीली लग जाता है। इसके टाइज के बारे में हमने बात कर ली है कि आपकी फैमिली टाइज जो है ना, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ कभी भी आपकी ये जो टाइज है ये सबसे स्ट्रांग टाइज है। अगर आपके पास आपके बच्चे हैं 2 साल 3 साल के लिए, तो आप सिंगल अप्लाई करें। सिंगल अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा। अगर आप बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपकी टाइज के ऊपर आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज होगा। इसके अलावा और जो टाइज हैं उनके प्रॉपर्टी हो गई, आपकी स्टेटमेंट हो गई, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में हमने बात कर ली है। तो अगर इसके अलावा आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। स्टेटमेंट नहीं है, पहली चीज़ तो है कि आप कभी भी अप्लाई ना करो विजिट के ऊपर, ठीक है। अगर आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो आप स्टेटमेंट जो है ना अपने किसी ब्लड रिलेटिव की जो है ना रिलेशन, जो आपका ब्लड रिलेशन होता है, लाइक आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, आपके पेरेंट्स में से कोई है, तो आप उनकी स्टेटमेंट अटैच करो। पहली चीज़ जो है ना, आप वो आपको अगर स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो उनकी तरफ से अथॉरिटी लेटर बनेगा, उसके ऊपर आप उनका CNSE भी साथ अटैच होगा, उनके सिग्नेचर भी होंगे, उनकी पिक्चर भी साथ अटैच होगी। तो फिर जो है ना आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ अगर आपका ब्लड रिलेशन कोई भी नहीं है जिसके बाद अच्छी खासी स्टेटमेंट हो, तो फिर आप अपने किसी फ्रेंड की भी लगा सकते हो, आप अपने किसी और रिलेटिव की भी लगा सकते हो, लेकिन जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ऐसे समझ लेना होने के बराबर है, ये सीधी बात है। अगर आपको एजेंट कंसल्टेंट कह रहा है कि आपके जो लग जाएंगे, आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर हम स्टेटमेंट अरेंज करेंगे।
अब ये जो अरेंज करने वाली चीज़ होती है ना, ये आपको नहीं पता, ये हमें पता है ये कहाँ से स्टेटमेंट आती है। ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नहीं पता, आपको कभी भी वो स्टेटमेंट दिखाते भी नहीं है, आपको प्रोवाइड भी नहीं करते, आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड नहीं करते। आपको फिर कैसे पता चला कि वो किस तरह से अप्लाई करेंगे? ये तो हमें पता है ना वो किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ों में आपने कभी भी नहीं जाना। एजेंट कंसल्टेंट का काम ही यही है कि उसने आपको सेटिस्फाई करना है। वो किस तरह से सेटिस्फाई करना है, उसने कौन कौन सी ऐसी फिल्में छोड़नी है आपके साथ, ये वो जानता है। वो आपको चेक कर लेता है कि आप किस पॉइंट पे हम आपको पकड़ सकते हैं। वो आपको ऐसे कहेगा कि आपको तो वीज़ा बस आ रहा है, आपने टिकट करनी है, इंशाल्लाह आपने तो बस चले जाना है कनाडा में, और कनाडा में जाने के बाद आपने हमें तो याद करना है, हमें नहीं भूल जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत बड़ी फिल्में होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वीज़ा लेना है तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। इस तरह का वीज़ा, ये डन बेस वाला, ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। मुझे आपको ऐसा बंदा दिखाएं आज तक जिसका डन के ऊपर वीज़ा लगा हो, इन कंट्रीज़ का, यूरोप का, कनाडा का, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और न्यूजीलैंड। इन कंट्रीज़ का अगर डन के ऊपर किसी का वीज़ा लगा है ना, तो आप मुझे दिखा दें। कुछ भी नहीं होता डन वाला सिस्टम। अगर आपको समझ आ जाए ना, तो आप कभी भी इनसे कांटेक्ट ही नहीं करोगे कि डन वाला सिस्टम किस तरह से होता है। इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे और आपको कंप्लीट जो है ना मैं समझाऊंगा कि डन वाला सिस्टम ये करते कैसे हैं, किस हिसाब से करते हैं। आप मजबूर हो जाते हो इनको पैसे देने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने कभी भी। आप अप्लाई, मैं तो आपको यही कहूँगा कभी भी अप्लाई ना करो अगर आपके पास अपनी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। तो बिजनेस की स्टेटमेंट के ऊपर वीज़ा आपको नहीं मिलता। वट एवर आपके पास करोड़ों की स्टेटमेंट पड़ी है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, एक टाइज आपकी होती है अच्छी, बट अगर विजिट के ऊपर आप जाना चाहते हैं तो आपको सेविंग शो करवानी पड़ती है। सेविंग जो है ना वो आपकी हमेशा पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर ही शो होती हैं और पर्सनल स्टेटमेंट से ही आप वीज़ा ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने फॉलो करनी है, और इनको फॉलो करने के बाद जो है ना आप अच्छा खासा जो है ना आपके समझ लें कि 95% चांसेस जो है ना वो अच्छे बन जाते हैं, जिस तरह से मैंने बताया आपको, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो। वैसे अगर फॉलो करते हैं कि आपके पास स्टेटमेंट पड़ी है, कुछ 6 मंथ की स्टेटमेंट पड़ी है, उसके पास उसके अंदर पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं, आपने किसी से लेके रखवा लिए हैं, कोई 10-12 लाख 15 लाख, आपको लगता है कि वीज़ा लग जाएगा 40 लाख 50 लाख में, रख लिए पैसे उसके अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं लगेगा वीज़ा। आपने इसी तरह से शो करवाना है कि आपके पास ये सेविंग पड़ी है, आपको 6 मंथ के अंदर अच्छी खासी आप सेविंग कर रहे हो, आपका प्लान पहले से था, 6 मंथ पहले से बना हुआ था कि आपने जाना है कनाडा के लिए, आपने घूमना फिरना है। तो फिर आप जो है ना उस स्टेटमेंट के ऊपर आप इजीली वीज़ा ले सकते हैं। इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ क्यों होते हैं केसेस? ये डेली बेसिस के ऊपर इतने रिफ्यूज़ हो रहे हैं। फैमिली टाइज, पर्पज ऑफ विजिट, हम सेटिस्फाई नहीं है कि आप जाओगे वापस आ जाओगे, ये किस तरह से हो रहे हैं? मेन चीज़ यही है, आपको तो पता ही नहीं है किसी चीज़ का। वो एजेंट कंसल्टेंट कहाँ बताएंगे आपको कि आप उन्होंने क्या कुछ अटैच किया था। वो करते क्या है, 2 फाइल बनाते हैं, एक वो आपके साथ शेयर करते हैं, एक वो एम्बेसी के साथ शेयर करते हैं। जो एम्बेसी के साथ शेयर करते हैं वो पता नहीं उसके अंदर क्या उन्होंने लिखा होता है, क्या कुछ किया होता है, और जो वो आपके साथ शेयर करते हैं उसके अंदर तो वो लिखते हैं ना जो आपके साथ उन्होंने डील किया होता है कि भाई हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो वही फिल्में उन्होंने उसके अंदर छोड़ी होती हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। बट नहीं होता ऐसा। आप स्टेटमेंट अच्छी बनाओ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री। कनाडा के अंदर मेन चीज़ है वो ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी इशू नहीं है, स्टेटमेंट आपकी अच्छी हो, आपकी टाइज अच्छी हो तो कोई मसला नहीं है, आप वीज़ा ले सकते हो। अब मेन पॉइंट के ऊपर आपने जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा। ओके, अगर आपकी एज 55 प्लस है, कितनी 55 प्लस है, कनाडा के अंदर आप अप्लाई करते हो, स्टेटमेंट आपके पास है, सही है, 10-12 लाख की है, कोई इशू नहीं है, आप इजीली वीज़ा ले सकते हो। अगर आपकी एज अच्छी है तो 55 ईयर प्लस आपकी एज है तो आप इजीली कनाडा के अंदर वीज़ा ले सकते हो। अपने किसी बड़े को, मतलब आपका अगर कोई बेटा है उसकी एज 25 ईयर है या 30 ईयर है, उसका अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप उसके साथ जोड़ सकते हो। आपकी एज 55 साल है, अपने बेटे के साथ अप्लाई करो, 25 साल 26 साल वाले के साथ, आपको इजीली कनाडा वीज़ा दे देगा। ठीक है, आपके पास 10-12 लाख की स्टेटमेंट होनी चाहिए, आप इजीली वीज़ा ले सकते हो। अगर आपकी एज कम है, 40, 35, 30 साल, 25 साल, सिंगल अप्लाई कर रहे हो, कोई साथ नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल है। कनाडा वीज़ा नहीं देता, कभी भी नहीं देता। ये मैं अभी आपको वीज़ा दिखाऊँ ना तो इसकी आप ये चेक कर लेना कितनी एज है, इजीली वीज़ा मिल जाता है। हम जो है ना इस तरह के जो लोग हैं वो ढूंढते हैं, फिर हम उनको गाइड करते हैं
कि आप अपने किसी बच्चे के साथ अप्लाई करो, आपका वीज़ा लग जाएगा। आपने अगर उसका फ्यूचर बनाना है तो इजीली उसका भी फ्यूचर बन जाएगा। बाहर जाने का, कनाडा के अंदर जाने का मेन चीज़ क्या होता है? सेटलमेंट लेनी, वहाँ पे जाके सेटल लेना। अब यहाँ पे एजेंट का संदा आपको क्या कहते हैं, फिल्में सुनाते हैं कि आप विजिट वीज़ा के ऊपर आप इजीली वहाँ पे पीआर ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी। भाई किस तरह से ले सकते हैं? ऐसे थोड़ी है कि आप जाओगे आपको पीआर मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म है, ये भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो हम कनाडा के अंदर कंप्लीट गाइडेंस आपको आई थिंक मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप वहाँ से बिजनेस इन्विटेशन वगैरह मंगवाना चाहते हैं तो किस तरह से मंगवा सकते हैं। इसके बाद होटल बुकिंग, IRCC, GCC फॉर्म फिलिंग, वीज़ा रिक्वेस्ट कैसे बनानी है, ट्रैवल प्लान कैसे बनाना है, तो सारी चीज़ें जो है ना वो नेक्स्ट आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।